नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उच्च शिक्षा संगम विद एआई पर। मैं हूं आपका अजीत सर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम सर पर है और मैं जानता हूं कि अभी आपके दिमाग में सबसे बड़ा टेंशन यही चल रहा है कि ज्योग्राफी में क्या पढ़ें, एबीटीए पढ़ें, काउंसिल का मॉडल पेपर देखें या पूरी किताब रटें। तो अब रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आपकी इसी टेंशन को खत्म करने के लिए मैं लेकर आया हूं ज्योग्राफी सेमेस्टर 4 का महानिचोड़। जी हां, मैंने आपके लिए एबीटीए टेस्ट पेपर्स, काउंसिल के मॉडल पेपर्स और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का गहरा एनालिसिस किया है और उस एनालिसिस से मैंने निकाले हैं वो 100% कॉमन क्वेश्चंस जो इस बार एग्जाम में छपने ही वाले हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी, आपको नोट्स बनाने की भी टेंशन नहीं लेनी है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, मैं आपको इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला और उर्दू चारों भाषाओं में देने वाला हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ज्योग्राफी में एक भी नंबर ना कटे और फुल मार्क्स पक्के हों, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो नहीं, आपके एग्जाम की चाबी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज शुरू करेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला सवाल है, समुद्री तरंगों के अपर्दन कार्य से बनने वाले स्थल रूपों का चित्र सहित वर्णन करें। देखिए, इस सवाल में बोला है कि चित्र सहित वर्णन करने के लिए, लेकिन मैं इस वीडियो में केवल क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करूंगा और जितने भी डायग्राम और चित्र होंगे आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। समुद्री तरंगे अपर्दन का एक शक्तिशाली कारक हैं। इनके अपर्दन कार्य से निम्नलिखित प्रमुख स्थल रूप बनते हैं, जैसे समुद्री भृगु यानी सी क्लिफ। समुद्र के किनारे खड़े ढाल वाली ऊंची चट्टान को समुद्री भृगु कहते हैं। ये तब बनता है जब लहरें चट्टान के आधार को काट देती हैं। दूसरा है तरंग घर्षित वेदिका यानी वेव कट प्लेटफॉर्म। जब भृगु पीछे हटता है तो उसके आधार पर एक समतल सतह बनती है, जिसे तरंग घर्षित वेदिका कहते हैं। अगला है समुद्री कंदरा यानी सी केव। चट्टानों की दरारों या कमजोर स्थानों पर लहरों के निरंतर प्रहार से जो खोखला स्थान बनता है, उसे समुद्री कंदरा कहते हैं। मेहराब यानी सी आर्च। जब अंतरिप के दोनों ओर की कंदराएं आपस में मिल जाती हैं तो एक पुल जैसी आकृति बचती है, जिसे मेहराब कहते हैं। अंतिम है स्टैक और स्टंप। जब मेहराब की छत गिर जाती है तो समुद्र में खड़ा अकेला चट्टानी स्तंभ स्टैक कहलाता है। जब स्टैक घिसकर छोटा हो जाता है तो उसे स्टंप कहते हैं। ये सवाल यहीं खत्म होता है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। विलियम मॉरिस डेविस द्वारा वर्णित अपर्दन के सामान्य चक्र के विभिन्न चरणों का चित्र सहित वर्णन करें। इस क्वेश्चन में भी बोला गया है कि चित्र सहित वर्णन करें। इसका भी चित्र आपको पीडीएफ फाइल में ही मिल जाएगा। इस वीडियो में केवल हम लिखित आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर को देखते हैं। डब्ल्यूएम डेविस ने अपर्दन चक्र को संरचना, प्रक्रम और अवस्था का परिणाम बताया। इसके 3 प्रमुख चरण हैं। पहला है युवावस्था यानी यूथफुल स्टेज। नदी तीव्र ढाल पर तेज गति से बहती है। इसमें लंबवत अपर्दन यानी कटाव अधिक होता है, जिससे वी आकार की घाटियां, गॉर्ज और कैनियन बनते हैं। जलप्रपात और क्षिप्रिकाएं आम हैं। दूसरा है प्रौढ़ावस्था यानी मैच्योर स्टेज। इसमें पार्श्व अपर्दन यानी चौड़ाई बढ़ता है और लंबवत अपर्दन कम होता है। घाटियां चौड़ी हो जाती हैं, विसर्प यानी मिएंडर्स बनने लगते हैं और बाढ़ के मैदान विकसित होते हैं। तीसरा होगा वृद्धावस्था यानी ओल्ड स्टेज। नदी बहुत धीमी गति से बहती है। अपर्दन की जगह निक्षेपण यानी जमाव प्रमुख हो जाता है। संपूर्ण क्षेत्र पेनी प्लेन यानी लगभग मैदान में बदल जाता है। कहीं कहीं कठोर चट्टानें मोनैडनॉक के रूप में बची रहती हैं। इसका आंसर यहीं खत्म होता है। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति और जीवन चक्र का चित्र सहित वर्णन करें। इसका भी चित्र आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। चलिए इसका आंसर को देखते हैं। शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति की व्याख्या ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत यानी बर्कनीज द्वारा की जाती है। इसके जीवन चक्र के 6 चरण हैं। पहला चरण है स्थायी वाताग्र। ध्रुवों से ठंडी हवा और उपोष्ण कटिबंध से गर्म हवा एक दूसरे के समानांतर मिलती हैं। दूसरा है प्रारंभिक चरण। गर्म हवा ठंडी हवा को धकेलती है, जिससे एक लहर जैसी संरचना बनती है। तीसरा है परिपक्व चरण। स्पष्ट उष्ण और शीत वाताग्र बन जाते हैं। केंद्र में निम्न दाब के साथ चक्रवात पूर्ण रूप ले लेता है। चौथा चरण है उष्ण क्षेत्र का संकुचन। शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की तुलना में तेजी से चलता है, जिससे दोनों के बीच का गर्म क्षेत्र संकरा होने लगता है। पांचवा चरण है संरोध यानी ऑक्लूजन। शीत वाताग्र पूरी तरह से उष्ण वाताग्र से मिल जाता है और गर्म हवा को जमीन से ऊपर उठा देता है। इसे अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। अंतिम यानी छठा चरण है अवसान। तापमान का अंतर समाप्त होने पर चक्रवात समाप्त हो जाता है। आंसर यहीं खत्म होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जैव विविधता विनाश के मुख्य कारणों का विस्तार से वर्णन करें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, पृथ्वी पर जीवों की विविधता में तेजी से गिरावट के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। इसका पहला कारण में हो जाएगा आवास विनाश और विखंडन।
ये सबसे प्रमुख कारण है। वनों की कटाई, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण से जीवों के प्राकृतिक घर नष्ट हो जाते हैं, जिससे वे छोटे और अलग-थलग क्षेत्रों में सिमट जाते हैं। दूसरा कारण में होगा अतिदोहन। प्रजातियों की प्रजनन क्षमता से अधिक शिकार और मछली पकड़ने से वे विलुप्त हो जाती हैं, जैसे डोडो। तीसरा कारण है प्रदूषण। वायु, जल और मृदा प्रदूषण पारिस्थितिक तंत्र को खराब करते हैं। अम्लीय वर्षा और तेल रिसाव समुद्री और स्थलीय जीवन को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। चौथा कारण है जलवायु परिवर्तन। तापमान और वर्षा में तेजी से बदलाव प्रजनन चक्र और आवास को बाधित करता है, जैसे ध्रुवीय भालू पर प्रभाव। इसका पांचवा कारण है विदेशी प्रजातियां। बाहरी प्रजातियों जैसे जलकुंभी का प्रवेश अक्सर स्थानीय प्रजातियों को संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करके खत्म कर देता है। आंसर यहीं खत्म होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समुद्र तल प्रसार के पक्ष में प्रमाण लिखें। इसका आंसर होगा हैरी हेस ने समुद्र तल प्रसार का सिद्धांत दिया। इसके पक्ष में मुख्य प्रमाण हैं। पहला प्रमाण है पूरा चुंबकत्व यानी पैलियोमैग्नेटिज्म। समुद्री चट्टानों के चुंबकीय अध्ययन से मध्य महासागरीय कटक के समानांतर चुंबकीय व्युत्क्रमण यानी रिवर्सल की पट्टियां मिलती हैं, जो सिद्ध करती हैं कि नई क्रस्ट बन रही है और दूर खिसक रही है। दूसरा प्रमाण है चट्टानों की आयु। मध्य महासागरीय कटक के पास की चट्टानें सबसे नई यानी युवा होती हैं और महाद्वीपों की ओर जाने पर ये पुरानी होती जाती हैं। तीसरा प्रमाण है अवसादों की मोटाई। कटक के पास यानी नई क्रस्ट अवसाद की परत बहुत पतली होती है, जबकि महाद्वीपीय किनारों यानी पुरानी क्रस्ट के पास ये मोटी होती है। चौथा प्रमाण है ज्वालामुखी गतिविधि। मध्य महासागरीय कटकों के साथ सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप ये दर्शाते हैं कि मैग्मा ऊपर आ रहा है। इसका भी यहीं पर आंसर खत्म होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार विभिन्न प्लेट सीमाओं पर बनने वाले स्थल रूपों का वर्णन करें। इसका आंसर होगा अपसारी सीमा यानी रचनात्मक प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। मैग्मा ऊपर आकर मध्य महासागरीय कटक जैसे मध्य अटलांटिक कटक और भ्रंश घाटियां जैसे पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी बनाता है। अभिसारी सीमा यानी विनाशात्मक प्लेटें आपस में टकराती हैं। महासागर महाद्वीप गर्त जैसे पेरू चिली गर्त और ज्वालामुखी पर्वत जैसे एंडीज बनते हैं। महाद्वीप महाद्वीप वलित पर्वत जैसे हिमालय बनते हैं। महासागर महासागर द्वीप चाप जैसे जापान और गहरे गर्त मैरियाना गर्त बनते हैं। संरक्षी सीमा प्लेटें एक दूसरे के बगल से खिसकती हैं। यहाँ ना तो क्रस्ट बनती है ना नष्ट होती है। यहाँ भ्रंश जैसे सैन एंड्रियास फॉल्ट बनते हैं और भूकंप आते हैं। यहीं पर हमारा आज का 5 मार्क्स के सभी क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब चलिए 3 मार्क्स के क्वेश्चन को देखते हैं। नदी पुनर्यौवन के फलस्वरूप बनने वाले स्थल रूपों जैसे नदी वेदिका निक पॉइंट का वर्णन करें। इसका आंसर होगा जब किसी नदी की अपर्दन क्षमता फिर से बढ़ जाती है तो इसे नदी पुनर्यौवन कहते हैं। निक पॉइंट वह बिंदु जहां नदी का पुराना मंद ढाल नए तीव्र ढाल से मिलता है। यहां अक्सर जलप्रपात बनते हैं, जैसे हुंड्रू जलप्रपात। नदी वेदिकाएं यानी रिवर टेरेसेस घाटी के किनारों पर सीढ़ीनुमा आकृतियां जो नदी के पुराने तल को दर्शाती हैं। कर्तित विसर्प यानी इंसाइज्ड मियांडर्स जब नदी उत्थान के कारण अपनी पुरानी घुमावदार घाटी को ही गहराई में काटती है तो गहरे गॉर्ज बनते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर यहीं खत्म होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचना सहित व्याख्या करें। इसका आंसर होगा थॉमस माल्थस ने कहा था कि जनसंख्या ज्यामितीय गति यानी 1, 2, 4, 8 से बढ़ती है, जबकि खाद्य आपूर्ति केवल अंकगणितीय गति यानी 1, 2, 3, 4 से बढ़ती है। ये असंतुलन अकाल या बीमारी यानी प्राकृतिक अवरोध का कारण बनता है। अब इसकी आलोचना को देखो। तकनीक वे हरित क्रांति जैसी कृषि क्रांतियों का अनुमान नहीं लगा पाए, जिसने भोजन उत्पादन बहुत बढ़ा दिया। संसाधन उन्होंने केवल भोजन पर ध्यान केंद्रित किया, अन्य आर्थिक संसाधनों पर नहीं। गर्भनिरोधक विकसित देशों में गर्भनिरोधकों के उपयोग से बिना किसी आपदा के जनसंख्या वृद्धि कम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल के विभिन्न चरणों का उल्लेख करें। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखो। ये मॉडल समय के साथ जनसंख्या परिवर्तन को दर्शाता है। प्रथम चरण यानी उच्च स्थिरता, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि कम और स्थिर होती है यानी आदिम समाज। द्वितीय चरण यानी प्रारंभिक विस्तार, उच्च जन्म दर लेकिन बेहतर स्वास्थ्य के कारण मृत्यु दर में तेजी से गिरावट, जनसंख्या विस्फोट होता है। तृतीय चरण यानी विलंबित विस्तार, गिरती जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, जनसंख्या बढ़ती है लेकिन गति धीमी हो जाती है, भारत जैसे देश। चतुर्थ चरण यानी निम्न स्थिरता, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, जनसंख्या स्थिर हो जाती है, विकसित देश। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
भारत के पूर्वी और मध्य क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग के केंद्रीयकरण के कारण लिखें। इसका आंसर होगा पूर्वी और मध्य भारत जैसे जमशेदपुर बोकारो में इस उद्योग के जमाव के कारण। पहला कारण कच्चा माल है। लौह अयस्क यानी सिंहभूम और कोयला यानी झरिया रानीगंज की खदानों की निकटता परिवहन लागत कम करती है। ये एक भार ह्रास वाला उद्योग है। दूसरा कारण है जल। दामोदर और स्वर्ण रेखा जैसी नदियां शीतलन के लिए पर्याप्त पानी देती हैं। तीसरा कारण है परिवहन। दक्षिण पूर्व रेलवे और कोलकाता बंदरगाह से अच्छी कनेक्टिविटी। चौथा कारण है ऊर्जा। एनटीपीसी और डीवीसी से सस्ती बिजली। पांचवा कारण है श्रम। पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा से सस्ता श्रम उपलब्ध है। अब अगला सवाल को देखिए। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की समस्याएं और संभावनाएं लिखें। इसका आंसर होगा, सबसे पहले समस्याओं को देखिए। पहली समस्या होगा अवसंरचना। कोल्ड चेन और रेफ्रिजरेटेड परिवहन की कमी से बर्बादी होती है। दूसरा समस्या मौसमी प्रकृति। कच्चे माल की उपलब्धता मौसमी होती है। तीसरा समस्या है गुणवत्ता। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता मानकों का पालन न करने से निर्यात प्रभावित होता है। अब संभावनाओं को देखिए। पहले संभावना है कच्चा माल। भारत दूध, फल और सब्जियों का शीर्ष उत्पादक है। दूसरा है बाजार। विशाल घरेलू उपभोक्ता आधार और रेडी टू ईट भोजन की बढ़ती मांग। तीसरा संभावना है नीति। सरकार द्वारा 100% एफडीआई और पीएमकेएसवाई जैसी योजनाएं। इसका आंसर यहीं खत्म होता है। अब अगला क्वेश्चन को देखो। अमर्त्य सेन के क्षमता दृष्टिकोण का संक्षिप्त परिचय दें। इसका आंसर होगा, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने मानव विकास का क्षमता दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनके अनुसार विकास का अर्थ केवल आय बढ़ाना नहीं है, बल्कि मानवीय स्वतंत्रता और क्षमताओं को बढ़ाना है। ये इस बात पर केंद्रित है कि लोग क्या कर सकते हैं और क्या बन सकते हैं, जैसे संसाधनों, स्वास्थ्य, शिक्षा तक पहुंच, जीवन के निर्णय लेने की स्वतंत्रता। क्षमता निर्माण से लोग लंबा, स्वस्थ और क्रियात्मक जीवन जी सकते हैं। आय केवल एक साधन है, साध्य नहीं। अब चलिए अंतर वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। उष्ण यानी वार्म और शीतल महासागरीय धाराएं में क्या अंतर है? इसका आंसर होगा, पहले उष्ण धाराएं को देखो। भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न होकर ध्रुवों की ओर बहती हैं। ये तटीय क्षेत्रों का तापमान बढ़ा देती हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम। ये वर्षा लाती हैं। शीतल धाराएं ध्रुवों के पास उत्पन्न होकर भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। ये तटीय तापमान कम कर देती हैं, जैसे लैब्राडोर धारा। ये अक्सर मरुस्थल बनने का कारण होती हैं। अब चलिए अगला अंतर वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। चक्रवात यानी साइक्लोन और प्रतिचक्रवात यानी एंटी साइक्लोन में क्या अंतर है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा, तो पहले चक्रवात को देखिए। इसमें केंद्र में निम्न दाब होता है। हवाएं अंदर की ओर चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में दिशा घड़ी की सुई के विपरीत होती है। ये तूफानी और वर्षा वाला मौसम लाता है। अब प्रतिचक्रवात को देखिए। इसमें केंद्र में उच्च दाब होता है। हवाएं बाहर की ओर चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में दिशा घड़ी की सुई के अनुकूल होती है। ये शांत और साफ मौसम लाता है। अब अगला क्वेश्चन को देखो। ग्रामीण यानी रूरल और नगरीय यानी अर्बन बस्तियां क्या अंतर है? इसका आंसर होगा, पहले ग्रामीण को देखो। मुख्य व्यवसाय प्राथमिक क्रियाएं यानी कृषि हैं। जनसंख्या घनत्व कम होता है। सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। अब नगरीय बस्तियों को देखो। मुख्य व्यवसाय द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं जैसे उद्योग, सेवा हैं। घनत्व अधिक होता है। जीवन तेज और औपचारिक होता है। यहीं पर आपका 3 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब चलिए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं आंसर्स के साथ। तो हमारा पहला सवाल है, अपर्दन का अंतिम स्तर किसे कहते हैं? यह आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा, ये वो निम्नतम स्तर है जिस तक कोई नदी अपनी घाटी को काट सकती है। समुद्र तल को अपर्दन का विशाल आधार तल माना जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, स्पिट, टोम्बोलो या लगून क्या है? इसका आंसर होगा, पहले स्पिट को देखेंगे। वो रेत का एक टीला जो एक तरफ जमीन से जुड़ा होता है और समुद्र में निकला होता है। टोम्बोलो को देखो। वो स्पिट जो किसी द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है। लगून स्पिट या अवरोध द्वारा समुद्र से अलग हुई उथली जलराशि यानी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसलवर्ग या मोनाडोनॉक किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा, अपर्दन के बाद शुष्क यानी इंसलवर्ग या आर्द्र यानी मोनाडोनॉक क्षेत्रों में समप्राय मैदान पर बचे हुए कठोर प्रतिरोधी चट्टानी टीले। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में AM, AW, BS और BW का क्या अर्थ है? अब चलिए इस क्वेश्चन का आंसर को देखते हैं। AM
उष्णकटिबंधीय मानसूनी, AW उष्णकटिबंधीय सवाना यानी आर्द्र और शुष्क, BS स्टेपी यानी अर्धशुष्क, BW मरुस्थल यानी शुष्क और गर्म। अगला सवाल है, जेट स्ट्रीम, अल नीनो, ला नीना क्या है? इसका सिंपल सा आंसर होगा जेट स्ट्रीम यानी ऊपरी वायुमंडल में तेज गति से बहने वाली संकरी वायु धाराएं। अल नीनो यानी पेरू तट के पास समुद्री जल का गर्म होना, भारत में सूखे का कारण। ला नीना यानी समुद्री जल का ठंडा होना, भारत में अच्छी बारिश लाता है। अब अगला क्वेश्चन को देखिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऐसा क्षेत्र जहां प्रजातियों की विविधता और स्थानिकता यानी केवल वहीं पाई जाने वाली प्रजातियां बहुत अधिक हो, लेकिन जो मानवीय खतरों का सामना कर रहा हो। उदाहरण पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थाने और परस्थाने संरक्षण में क्या अंतर है? इसका ये आंसर है स्वस्थाने प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना, जैसे राष्ट्रीय उद्यान। परस्थाने प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित करना, जैसे चिड़ियाघर, बीज बैंक। अब आपका अगला सवाल है, रेड डेटा बुक क्या है? इसका आंसर होगा IUCN द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज जो सभी लुप्तप्राय और संकटग्रस्त पौधों और जानवरों की प्रजातियों का रिकॉर्ड रखता है। अगला सवाल है, प्रतिभा पलायन किसे कहते हैं? देखिए, इसमें कुछ सवाल में ऐसे शब्द हैं हिंदी में जिसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपको स्क्रीन पर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को अवेलेबल करा दिया हूं, आप देखकर समझ सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर को देखते हैं। इसका आंसर होगा बेहतर अवसरों के लिए विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर उच्च शिक्षित और कुशल व्यक्तियों यानी डॉक्टर इंजीनियर का प्रवास। अब आपका अगला सवाल होगा, जनाधिक्य और जनालपता की परिभाषा दें। इसका आंसर होगा जनाधिक्य जब जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों से अधिक हो जाती है, जिससे जीवन स्तर गिरता है। जनालपता जब संसाधन जनसंख्या से अधिक होते हैं, जिससे संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। अगला सवाल है, सतत विकास से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा एक ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसे सतत विकास है। अब आपका अगला सवाल होगा, प्रवास के अपकर्ष और विकर्ष कारक क्या हैं? इसका आंसर हो जाएगा अपकर्ष यानी पुश फैक्टर्स लोगों को जगह छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, जैसे बेरोजगारी, युद्ध। विकर्ष यानी पुल फैक्टर्स लोगों को किसी जगह की ओर आकर्षित करते हैं, जैसे नौकरी, सुरक्षा। अब आपका 2 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक क्या है? इसका आंसर होगा UNDP द्वारा जारी एक सूचकांक जो विकास को 3 आयामों पर मापता है: स्वास्थ्य यानी जीवन प्रत्याशा, शिक्षा यानी साक्षरता, और जीवन स्तर यानी प्रति व्यक्ति आय। तो स्टूडेंट्स, ये थे वो ब्रह्मास्त्र प्रश्न जो आपको ज्योग्राफी के एग्जाम में टॉपर बना सकते हैं। मैंने हर एक प्रश्न को मार्क्स के हिसाब से, चाहे वो 5 नंबर का हो या 2 नंबर का, पूरी तरह समझा दिया है। मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, इन प्रश्नों को केवल पढ़ना नहीं है, इन्हें लिख कर प्रैक्टिस करना है। अगर आपने इन गिने चुने सवालों को तैयार कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको अच्छे नंबर लाने से नहीं रोक सकती। अब बात करते हैं PDF की। इन सभी क्वेश्चंस और आंसर्स का फुल PDF 4 लैंग्वेजेस में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर ज्वाइन कर लो और फ्री में डाउनलोड करो। अगर ये मेहनत और ये एनालिसिस आपको पसंद आया हो और आपको लगता है कि इससे आपकी मदद हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि अगले सब्जेक्ट का महानिचोड़ आपसे मिस ना हो। जमकर पढ़ाई करते रहिए, खुद पर भरोसा रखिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।